natural resources, everybody's attention should be now here and only here. Okay, देखो रिसोर्सेज क्या होता है, कोई भी अवेलेबल चीज आपके लिए रिसोर्स है जिसको आप भविष्य के अंदर यूज कर सकते हो या वर्तमान के अंदर यूज कर सकते हो। जैसे कि आपके अभी फिलहाल आपका ये बुक्स और कॉपी, ये भी आपके लिए एक रिसोर्स है। ठीक, नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जैसे कि उसके सामने नेचुरल, जो कि एक नेचर के अंदर, प्रकृति के अंदर अपने आप ही बनते हैं, अपने आप ही मिलते हैं, उसे हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज आर द स्टॉक ऑफ द नेचुरल सच एज एयर, वाटर, सॉइल, कोल, मिनरल्स, एनिमल्स, प्लांट्स, ये सारे के सारे जो कि ह्यूमैनिटी को बहुत सारे तथ्यों के अनुसार और बहुत सारे वेज के अनुसार हमारे लिए ज़रूरी है, नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं। अभी नेचुरल रिसोर्सेज क्यों चाहिए, इसको अगर हम ये ज़्यादा अंग्रेजी नहीं, सीधा ये कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि वाई डू वी नीड द नेचुरल रिसोर्सेज, ये रीज़न है। पहला, वाई डू वी नीड टू मैनेज द नेचुरल रिसोर्सेज। क्वेश्चन होता है ऐसा, हम नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज क्यों करें, हवा प्रकृति के अंदर मिलते हैं, हमारा काम चल रहा है, मैनेज क्यों करना चाहिए, यही चैप्टर का नाम है। उसका रीज़न अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा 3 नंबर का, तो क्या लिखना है, मोस्ट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। सबसे पहले बहुत लिमिटेड अमाउंट के अंदर है भैया, ठीक है। दूसरा, मोस्ट ऑफ द, हवा पानी की बात नहीं हो रही, और पानी भी पीने का तो लिमिटेड है, वैसे तो दुनिया भर का पानी है। हवा, प्राणवायु बहुत लिमिटेड है, वैसे तो नाइट्रोजन बहुत बड़ी पड़ी है 78%। ह्यूमन पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एट एन अलार्मिंग रेट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज इज इंक्रीजिंग एट एन एक्सपोनेंशियल रेट। इसका मतलब क्या है, ह्यूमन पॉपुलेशन का कर्व ऐसे करके बढ़ रहा है हमेशा। अबाउट 750-800 करोड़ के आसपास की टोटल जनता है वर्ल्ड के अंदर, जिसके अंदर 140 करोड़ से प्लस सिर्फ और सिर्फ हमारी जनता है पूरी दुनिया के अंदर। और इस तरह के नियर अबाउट 280-285 के आसपास में टोटल देश हैं। तो टोटल देशों की टोटल जनसंख्या 750-850 करोड़ के आसपास में, 800 करोड़ के आसपास में। 140 करोड़ आप खुद हो, और आपके पास में स्पेस कितना है पूरे वर्ल्ड का, 3 से 4% टोटल, ठीक है। 3 से 4% भी नहीं होगा शायद से, उससे भी कम होगा। हमारा 7 सबसे बड़ा कंट्री है वर्ल्ड के अंदर उसके एरिया के हिसाब से, और पॉपुलेशन के हिसाब से हम नंबर 2 पे आते हैं, और हमारा सारा एरिया भी रहने लायक नहीं है। तो हमें तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, वी आर नॉट यूजिंग द रिसोर्सेज इन इन्वायरमेंट फ्रेंडली, जैसे बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल क्रिएट एयर पॉल्यूशन। हम नहीं सोचते हैं इसके लिए। फॉसिल फ्यूल्स का मतलब क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे, बट आर फॉसिल फ्यूल्स, ये भी एक क्लासिफिकेशन आ सकता है। नंबर 4, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज टू ऑल, सभी को बराबर बराबर नहीं मिलता। नंबर 5, नीड द कंजर्व द रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर जनरेशन, आने वाली जनरेशन के लिए भी बचाना है। अगला है, नीड टू रिड्यूस द डैमेज कॉस्ट बाय द एनवायरनमेंट, इन्वायरमेंट को कम से कम नुकसान हो, ये भी हमारे को ध्यान रखना है। और सेफ डिस्पोजेबल ऑफ द वेस्ट, हम जो यूज़ करते हैं उसके जो वेस्ट होता है, उस वेस्ट प्रोडक्ट को भी अच्छे से सोचे समझे ढंग से उसको यूज़ करना है। वेस्ट प्रोडक्ट का मैनेजमेंट, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे को अपने नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज करने की आवश्यकता है। ये कुछ 1 से लेकर 7 तक के कुछ पॉइंट्स हैं, जिसके अंदर से ज़रूरी नहीं है पूरे पूरे सेंटेंसेस लिखो, अपनी ईजी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, ठीक है। फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ क्या होता है, सबसे पहले एक वर्ड आता है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी, बायो मीन्स बायोलॉजी, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू, जो सजीव विज्ञान से रिलेटेड है वो बायो कहलाता है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नताएं, यानी कि सजीव विज्ञान, यानी कि सजीव जो भी हमारी प्रकृति के अंदर मौजूद है उसके अंदर पाई जाने वाली विविधताओं को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। इज इट क्लियर? इज अ टर्म गिवन टू द वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। दिस इंक्लूड द वाइड वैरायटी ऑफ द प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ द रीजन। ये इसकी डेफिनेशन आ गई, तो ये लिखनी है। एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर वाइड वैरायटी ऑफ द प्लांट्स, एनिमल्स and microorganism, plant, animal and microorganism, wide variety in a particular area is called as biodiversity. Biodiversity is the basics of the human existence in life support system. जरूरी है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। अगर बायोडाइवर्सिटी के अंदर क्या क्या चीज़ आ जाता है, बेसिस फॉर ह्यूमन एक्सिस्टेंस बाय रेगुलेटिंग क्लाइमेटिक प्रोसेस, उसी के अंदर जो क्लाइमेट का जो चेंजेस आ रहे हैं वो भी बायोडाइवर्सिटी का पार्ट है। डिकम्पोजिशन ऑफ द वेस्ट जो हो रहा है, रिसाइकल ऑफ द न्यूट्रिएंट्स हो रहा है, फिल्टर प्योरिटी ऑफ द वाटर, प्रोटेक्ट अगेंस्ट फ्लडिंग, मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी, ये सारा भाई आपको सारा मतलब क्या है,
बचाना है, ठीक है, इसके बारे में ये बात हो रही है। अब मेजर ऑफ द बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, कैसे पता चलेगा कि एक एरिया के अंदर क्या बायोडाइवर्सिटी है। सतपुड़ा के जंगल मध्य प्रदेश के अंदर खड़े हो गए, आपको ले जाके आपको फॉरेस्ट एंड रिजर्व ऑफिसर बना दिया गया है। IES आपने IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का एग्ज़ाम आपने क्लियर कर लिया है, और आपको पूछा जाए कि बताओ सतपुड़ा के जंगल के अंदर क्या बायोडाइवर्सिटी है, तो आपके लिए क्या ज़रूरी होगा, नंबर ऑफ स्पीसीज फाउंड इन द एरिया, उस एरिया के अंदर कितने स्पीसीज़ मिलती हैं। स्पीसीज़ का मतलब प्रजातियाँ, ठीक है, प्रजातियाँ पौधों की, प्रजातियाँ जानवरों की, प्रजातियाँ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, प्रजातियाँ जो पानी के अंदर रहते हैं उनकी, प्रजातियाँ पक्षियों की, ठीक है। द रेंज ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्मेट, प्रेजेंस ऑफ टैक्सोनॉमिकली अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, अल्गी, फंगी, मॉसेस, फर्न्स, फ्लावरिंग प्लांट्स, नेमाटोड्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, रेप्टाइल रेंगने वाले बर्ड्स, इंसेक्ट्स, ये सारी सभी चीज़ों की प्रजातियों का आपको आंकलन करना होगा। वो टोटल आंकलन करने के बाद आपको जो चीज़ मिलेगी वो आपकी बायोडाइवर्सिटी का मेजर होगा, ठीक है, ठीक है। वाई आर फॉरेस्ट कंसिडर्ड एज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, क्वेश्चन एज सच आ जाता है। जंगलों को बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट क्यों कहा जाता है। हॉटस्पॉट क्या होता है, आपको वाईफाई का नेटवर्क चाहिए, हॉटस्पॉट ऑन कर दे, है ना, एक हॉटस्पॉट ऑन कर दिया तो 3 या 4 लोग अपने वाईफाई का नेटवर्क उससे कनेक्ट कर लेंगे, कर लेते हैं सारा चीज़। एक सोर्स जिससे सभी लोगों का काम चले हॉटस्पॉट कहलाता है। यहाँ तक आता है समझ में। जंगलों को हॉटस्पॉट क्यों कहा जाता है, अब आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली ये बात आ चुकी होगी। जंगल, जंगल मतलब ह्यूज रेंज ऑफ द फ्लोरा एंड द फोना, फ्लोरा का मतलब और फोना का मतलब पशु पक्षियाँ और पौधे, वो सभी मिलके जंगल बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बैलेंस करते हैं, धरती का टेम्परेचर बढ़ाते हैं और मेंटेन करते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं, सभी जीवों को जीवन देते हैं, बारिश से भूमि कटाव को रोकते हैं, लकड़ी इत्यादि और बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें देते हैं। तो बेसिकली जब एक चीज़ आपको प्रकृति के अंदर सब कुछ दे रही है तो हॉटस्पॉट कहलाएगा वो, जी हाँ कहलाएगा। अमेज़न के जंगलों के अंदर रिसेंट के अंदर आग लगी, कैलिफोर्निया पिछले पता नहीं अब बुझी है नहीं है, पिछले 6 या 7 महीने से लगातार आग के चपेट के अंदर है। ह्यूज लॉस ऑफ फ्लोरा एंड द फौना, नहीं बुझ रही है। अमेज़न के लगभग 27 से 28% जल गया पूरा। हॉटस्पॉट बोलते थे उसको कि ऑक्सीजन का सिलेंडर है पृथ्वी के लिए, इतने जंगल हैं कि टोटल ऑक्सीजन को जनरेट करने वाले। उसका असर क्या पड़ेगा आपके इन्वायरमेंट के अंदर। हम ऐसा नहीं कह सकते पीछे कैलिफोर्निया तो यूएस के अंदर है, अमेज़न तो वहाँ पे है, धरती पे क्या असर पड़ा, हमारे पास में क्या होगा, अभी नहीं होएगा, इनडायरेक्टली होएगा। कभी कोई चीज़ जलती है, जब आप ये मान के चलिए कि 27% अमेज़न के जंगल जल रहे हैं तो उस समय टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, आसपास के पोलर रीजन्स तक वो हीट जा रही है, पानी पिघल रहा है, पानी पिघलने के बाद में आइस जो वहाँ पे जो टुंड्रा और वहाँ पे जो पानी पिघल के समुद्र का लेवल बढ़ रहा है, समुद्र का लेवल बढ़ रहा है तो आपके लिए क्या हो रहा है, बाढ़ आ रही है, सुनामी आ रही है, तूफ़ान, नरगिस तूफ़ान, ये तूफ़ान, वो तूफ़ान, हैदराबाद डूब गया है पूरा। गेटिंग द न्यूज़, कैसे लो प्रेशर एरिया बन गया। अक्टूबर के अंदर कौन सी बारिश होती है भाई, परंतु वहाँ बाढ़ आ गई है। और बाढ़ भी मतलब एक दिन के अंदर 120 mm तक की बारिश, औसतन बारिश होती है 10 से 20 mm, एक दिन में 120 mm, इट इज़ लाइक ह्यूज। अभी पुणे और नासिक का नंबर लगा हुआ है महाराष्ट्र के अंदर। तो ये इफ़ेक्ट्स हैं हमारा बायोडाइवर्सिटी को, अगर हॉटस्पॉट्स को छेड़ेंगे काम सारा बिगड़ जाएगा। इज इट क्लियर? फॉरेस्ट आर रीजन रिच इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स फाउंड इन द फॉरेस्ट रेंज फ्रॉम द बैक्टीरिया, फंगी, सब कुछ मिलता है उसके अंदर। मेन एम ऑफ कंजर्वेशन इज टू प्रिजर्व द बायोडाइवर्सिटी वी हैव इनहेरिटेड एंड देयर बाय मेंटेनिंग इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी। जो हमें इनहेरिट का मतलब जो हमारे को पीछे की जनरेशन्स ने ला के दे रखा है, हमारा काम उसको बचाना है। अगर हम रिस्पॉन्सिबल हो गए कि हमारे पीछे से तो हमारी जनरेशन्स ने हमें हमारे बाप दादा ने तो दे दिया, परंतु हम अपनी आने वाली संतानों के लिए कुछ नहीं छोड़ेंगे। वी विल बी रिस्पॉन्सिबल, वी विल बी होल्डिंग रिस्पॉन्सिबल। और वी हैव इनहेरिटेड एंड देयर बाय मेंटेन इकोलॉजिकल एबिलिटी, और हमारे को अपना इकोलॉजिकल बैलेंस भी मेंटेन करके चलना है। इकोलॉजी का मतलब हमारे वातावरण, इन्वायरमेंट से बनता है इकोलॉजी। ओके
जी ले लीजिए, क्या दिक्कत हो रही है? 60। अभी when we consider the conservation of the forest we need to look at the different stakeholder. stakeholder क्या चीज़ होती है? किसी की हिस्सेदारी। आप सभी इन्वायरमेंट के लिए स्टेक होल्डर हो। स्टेक का मतलब मेरी जिम्मेवारी, जिम्मेदारी करता, जिम्मेदारी हरता को स्टेक होल्डर बोलते हैं। आपका आपके इन्वायरमेंट के अंदर एक हक बनता है और हक के साथ में जिम्मेदारी बनती है, तो आप सभी उसके स्टेक होल्डर हो गए। ठीक है, आप अपने गांव के अंदर सभी स्टेक होल्डर्स हो, क्योंकि आप उस परिवेश के अंदर पले हो, बड़े हो, उसके अंदर रह रहे हो, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी। तो स्टेक होल्डर वो सभी पीपल होते हैं जो कि उससे कंसर्न रखते हैं। यहाँ तक आ गया समझ में? आगे देखिए, तो कंसीडर अब कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, हमारे को स्टेक होल्डर्स को क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी? पीपल लिविंग इन एंड अराउंड फॉरेस्ट, बिजनेसमैन, कौन कौन से स्टेक होल्डर होंगे? जंगलों के स्टेक होल्डर कौन कौन से होंगे? जो कि जंगलों के आसपास रह रहे हैं। नंबर 2, वे सारे बिजनेसमैन, कागज़ बनाने वाली फैक्ट्रियों वाले, गत्ते बनाने वाली फैक्ट्रियों वाले, जिनको वहाँ से लकड़ियाँ चाहिए, फैक्ट्रियों वाले। नंबर 3, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जिसका वहाँ जिम्मेवारी है देखने संभालने की। और फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट, फोटोग्राफर्स एक्सेट्रा, जो कि वाइल्ड लाइफ से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। मैं जैसे कि आपके अभ्यारण्य के अंदर जाते हैं तो टूरिस्ट को घुमाने वाले, ये सभी लोग इसके स्टेक होल्डर कहलाएंगे। इज इट ओके? लोकल पीपल हु लिव्ड इन अराउंड द फॉरेस्ट, ये सारा का सारा अब लोकल पीपल ये बता रहे हैं कि कैसे निर्भर करते हैं। भैया लोकल पीपल वहाँ से अपने जंगलों से लकड़ी लेके आते हैं, है ना। वुड फॉर बर्निंग ऑफ कुकिंग एंड प्रोवाइड देम हीट ड्यूरिंग द विंटर सीजन। और क्या होता है? एग्रीकल्चर, फिशिंग, हंटिंग के लिए लकड़ी का इस्तेमाल करना, और फॉरेस्ट साइट को फिशिंग और हंटिंग ग्राउंड के अंदर की तरह यूज़ करना। और क्या होता है? अपनी झोपड़ियों को बनाने के लिए, अपने कैटल्स को चराने के लिए जंगल के अंदर, और बुलक कार्ट वगैरह बनाने के लिए। ये सभी जंगलों के ऊपर डिपेंड करते हैं। आदिवासी जो भी जंगलों के आसपास में रहते हैं, कहाँ मिलते हैं? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, यहाँ पे काफ़ी इस तरह के समुदाय हैं। इंडस्ट्रियल बिजनेसमैन को क्या होगा? वो मैंने आपको बता दिया, इंडस्ट्री जैसे पेपर इंडस्ट्री, टिम्बर इंडस्ट्री, टिम्बर का मतलब लकड़ी होता है। लाख के होते हैं ना, लाख की चीज़ें बनती हैं, जो आपको महाभारत में भी सुना था, लाख का महल बनाया था पांडवों को जलाने के लिए, वो भी आपके जंगल से ही मिलता है। ये सारी चीज़ें, अगर ज़्यादा हम लकड़ियों को काटेंगे, सिर्फ अपनी ज़रूरतें देखेंगे, काट दिया, दोबारा नहीं उगाए, तो क्या रिजल्ट होएगा? डिफॉरेस्टेशन। एक होता है डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई, अफॉरेस्टेशन, पेड़ों की उगाई। आया समझ में? अफॉरेस्टेशन एंड डिफॉरेस्टेशन। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का क्या क्या होता है? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को आप बोले कि फॉरेस्ट भाई ये क्या है, जंगल वंगल के अंदर चले जाते हैं, वो लगा दिए, उनका काम क्या होता है? बहुत काम होता है उनके पास में। गवर्नमेंट बॉडी विच ओन्स, मैनेज एंड कंट्रोल द फॉरेस्ट रिसोर्सेज, जैसे कि अर्न रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ द टिम्बर टू द कंस्ट्रक्शन एंड फर्नीचर मार्केट। जितना भी ये जाता है लकड़ी इत्यादि, ये वो जो भी टिम्बर वगैरह, टिम्बर होता है, बड़े बड़े लॉग्स जो होते हैं, उनको बेचने के बाद में गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है उसका। ठीक है। The Forest Department of India destroy the huge biodiversity of forest by converting them into the monocultures of the commercially important plants like the pine, teak or eucalyptus. Such forests are useful for industrial purposes, not for the local needs. कई बार जैसे कि आपके जैसे पाइन हो गया, यूकेलिप्टस हो गया, लीक हो गया, तो जंगल के जो अंदर ये कुछ पर्टिकुलर ऐसे एरिया बना लेते हैं, जैसे कि वहाँ पे गूलर के पेड़ उग रहे हैं, तो पता नहीं झाड़ियाँ झूड़ियाँ उग रही हैं, आपको पता चल गया कि यहाँ पे इन पेड़ों की जगह पे कुछ यूज़फुल पेड़ उगा दिए जाए, तो आपने पूरा सफ़ेदे उगा दिए। वहाँ सफ़ेदे बड़े होंगे जब तक है, जब तक इन्वायरमेंट को फ्रेश रखेंगे। जिस समय के ऊपर नहीं उनका यूज़ होगा, उनको काट के रेवेन्यू कमा लिया जाएगा, फिर कुछ और उगा दिया जाएगा। ठीक है। वेरिड नीड्स ऑफ द लोकल पीपल, लीव्स फॉर द फॉडर, हर्ब्स एंड द मेडिसिन, फ्रूट्स एंड, ये सारे के सारे कई हर्ब्स, कई तरह के ऐसे हर्ब्स, श्रब्स इत्यादि जो कि आयुर्वेद के अंदर, जैसे रामदेव है वो गया हुआ है वहाँ पे जड़ी बूटियाँ लेने के लिए पतंजलि के अंदर, और वो सारी चीज़ें वो वहाँ से अपनी हर्ब्स और श्रब्स को इकट्ठा करके लेके आते हैं, जो कि सिर्फ जंगल में कई इसी तरह के भी फूल पत्ते इत्यादि मिलते हैं, जिनकी कीमत करोड़ों के अंदर होती है, कुछ ग्राम की, कहीं मिलते हैं। ठीक है, तो बहुत ही रिमोट एरियाज़ के अंदर मिलते हैं।
तो ये सारे के सारे आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इस तरीके से अपना रेवेन्यू कमाता है। इज इट ओके? अभी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड द इंथुजियास्ट, ये कौन कौन होते हैं? ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि जंगल के पर्टिकुलर एरिया को अडॉप्ट कर लेते हैं कि भाई इसके अंदर मैं देखूंगा, सारा कुछ काम करूंगा। जैसे कि टाटा हो गया, बिरला हो गया, इनके बड़े बड़े, आप केरल के अंदर जाओगे टाटा के बहुत बड़े बड़े चाय के बागान हैं। तो चाय के बागानों के पूरे पहाड़ के पहाड़, मुन्नार पूरा का पूरा उन्हीं ने, टाटा ने ऑक्यूपाई कर रखा है मुन्नार एरिया। तो वे क्या करते हैं वहाँ पे जाकर, बोलते हैं यहाँ पे जितनी भी बायोडाइवर्सिटी मिलेगी, जंगली जानवर, हाथी मिलते हैं वहाँ पे, उनके लिए जंगल इत्यादि ये वो सारा हम मेंटेन करें। ठीक है? तो इस तरीके से कुछ तो हो गए बिजनेसमैन हो गए, और कुछ हो गए जो कि कंजर्वेशन के लिए खुद आगे बढ़ जाते हैं। ओके, राजस्थान के अंदर एक इस तरह का उदाहरण दिया जाता है कि अमृता देवी बिश्नोई वाज अ सोशल वर्कर हु इन 1731 sacrificed her life along with the 363 others for the protection of the खेजरी ट्रीज इन द खेजरारी विलेज नियर जोधपुर इन द राजस्थान। खेजरारी नाम का एक पेड़ होता था वहाँ पे, जिसको सेक्रेड माना जाता था। अमृता देवी बिश्नोई, एक आपने आंदोलन सुना होगा, चिपको आंदोलन, ठीक है? तो 1731 के अंदर एक ऐसा ही एक उदाहरण था कि उन्होंने खेजरी के पेड़ों को काटने से बचाने के लिए 363 लोगों ने अपनी जान तक दे दी थी। वे उन पेड़ों के साथ में चिपक गए कि हम नहीं काटने देंगे उसको। सो दिस इज़ द ह्यूज काइंड ऑफ द बॉन्डिंग। जब इस तरह की बॉन्डिंग होने लग जाती है तो सरकारें भी चेंज हो जाती हैं। तो अब ऐसा ही एक लेटेस्ट एग्जांपल और क्या मिल सकता है आपको, जैसे कि आपको अभी प्रोजेक्ट कौन सा चल रहा था, बुलेट ट्रेन बनाने का, गुजरात के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, या फिर आप ये लगा लो कि कुछ इस तरह के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, बांध बनाना है कहीं पे। बांध बनाने का मतलब वो उस पूरे एरिया को खाली करना, वहाँ पे पानी आ जाएगा, टोटल पानी के नीचे सब कुछ दब जाएगा, खेती नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, वहाँ के लोगों को हटाना, वहाँ पे रहने वाले जीव जंतु। ये बांध ये नहीं होता कि छोटा सा एरिया के अंदर बना दिया, कई 100 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर पूरा का पूरा सब कुछ खाली कराना पड़ जाता है। तो जब भी वो बांध, तो वहाँ पे रहने वाले जो बायोडाइवर्सिटी थी टोटल पानी के अंदर डूब गई, वो तो वहाँ पे खाली कराना पड़ेगा उन सब चीज़ों को। इसी तरीके से मेट्रो के प्रोजेक्ट वगैरह हैं, कितने पेड़ कटते हैं, असंख्य पेड़ कटते हैं, वो पेड़ कभी नहीं उग पाते उसके बाद में। ठीक है? तो जब अगर लोग उसके लिए प्रोटेस्ट करने लग जाएं, हम नहीं काटने देंगे, तो आपको कहीं फैक्ट्री भी लगानी है, आपको पहले परमिशन लेनी होगी किस चीज़ से, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री। अगर उसने बोल दिया, सबने पास कर दिया, इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री ने बोल दिया नहीं जी इतने पेड़ कटेंगे, हम नहीं करने देते, नहीं होगा। अगर आप हिमाचल प्रदेश, शिमला वगैरह के अंदर चले जाओ, यहाँ पे बड़े बड़े चीड़ वगैरह के पेड़ मिलते हैं ना, आप एक इंसान को मार दो, आपकी सज़ा माफ़ हो सकती है। आप एक पेड़ काट दो, आपको काट देंगे वे, आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको उससे डबल सज़ा है आपकी पेड़ काटने के नाम की। ठीक है? तो दीज आर द वेरी स्ट्रिक्ट लॉज जो इन्फोर्समेंट हो रखी है। अनदर एग्जाम्पल इज़ द नोमैटिक हर्ट्स ऑफ द हिमालयाज। हिमालयाज के अंदर भी इस तरह के जो है, जो अपने हर्ट्स का मतलब होता है चरागार, वे नहीं है भैया, हमें अपनी कंस्ट्रक्शन नहीं करानी है यहाँ पे, हमें नहीं चाहिए, हमारे जानवर भूखे मर जाएंगे, यहाँ पे जो घास के मैदान है हमें चाहिए। ठीक? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कंटेन्स विद इन इट्स रिजर्व एरिया एल्पाइन मेडोज विच आर ग्रेज्ड बाय द शीप इन द समर। नोमैडिक शेपर्ड्स ड्रोव देयर फ्लॉक अप फ्रॉम द वैलीज एवरी समर। व्हेन दिस नेशनल पार्क वाज फॉर्म्ड द प्रैक्टिस वाज पुट टू एन एंड। पहले क्या होता था, पूरा का पूरा अपनी भेड़ों को ले जाके वहाँ छोड़ देते, चर के ख़त्म हो जाते थे। उसके बाद में उन्होंने उसको प्रिजर्व कर दिया। प्रिजर्व करने के बाद में क्या हुआ, भेड़ों ने वहाँ पे नाना छोड़ दिया, वहाँ पे फ्लोरा फोना और हुआ। ठीक है? तो टोटल आपको क्या पता चलता है इसके बाद में, उसमें क्या हो गया, उन्होंने उसको फिर बैन कर दिया, उन्होंने बाढ़ लगा दी वहाँ पे उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, भाई अब नहीं आओगे यहाँ पे। तो उससे क्या हो गया, उससे ये हो गया कि वे तो शिप्स तो आना बंद होगी, परंतु फिर वहाँ पे उन्हें ये पता चला कि वहाँ पे धीरे धीरे जो और जो घास फूस पत्ते वगैरह जो अलग अलग तरह की चीज़ें उग रही थी, वे उगना भी बंद कर दिया। तो उनको पता चला कि जब एक सिस्टम के अंदर चीज़ें आ जाती हैं तो उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। फिर उन्होंने उसको दोबारा से शुरू किया। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। चिपको आंदोलन इसके बारे में आ जाता है 1970 के अंदर।
चिपको आंदोलन था जिसके अंदर का हग द ट्रीज मूवमेंट, ये एक था कि पेड़ों को ना काटने के लिए देखो औरतों ने आदमियों ने इस तरह से घेरा बना बना के पकड़ लिया था पेड़ों को कि हम नहीं काटने देंगे। ठीक है, चिपको आंदोलन के बारे में आ जाता है ये सारे। और पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट ऑफ द फॉरेस्ट, बहुत सारे हैं, ये सारे के सारे एग्जाम्पल करते हैं। पोचिंग, पोचिंग का मतलब क्या होता है? पोचिंग का मतलब होता है कि जानवरों का मारना, इलीगली जानवरों का खाल के लिए, तेंदुओं को, शेरों की संख्या, चीतों की संख्या बिल्कुल ही खत्म कर दी थी, बाघ की संख्या है ना, कभी हम बिल्कुल 1400 के आसपास में पहुंच गए थे, अब हम दोबारा से 2,500-3,000 हज़ार के आसपास में हैं। तो ये सारी चीज़ें आपका इस वाले चैप्टर के अंदर है। वीडियो को